मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही। मुझे पता नहीं क्यों मेक इन इंडिया का ख्याल आया। पहली बार सत्ता में आने के बाद 2014 के सितंबर में मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अब तो मोदी जी आप ये बताइए कि इन 6 सालों में मेक इन इंडिया में सफलता मिली या विफलता? आपने बात आत्मनिर्भरता की, लोकल पर जोर दिया, तो इसी बहाने मेक इन इंडिया की रिपोर्ट कार्ड भी दे दी होती। क्या आप सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता या लोकल वोकल की बात करके मेक इन इंडिया के फ्लॉप शो से ध्यान भटका रहे? कांग्रेस के शशि थरूर का कहना है कि ये आत्मनिर्भरता के बाद दरअसल कुछ नहीं, बस मेक इन इंडिया का रीपैकेज्ड वर्जन है। इस मुद्दे पर मैं लौटूंगा और यह भी बताऊंगा कि मेक इन इंडिया क्यों फ्लॉप रहा और वो कौन सा सेक्टर है जिसमें भारत आत्मनिर्भर पहले ही बन चुका है। लेकिन सबसे पहले बात 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान की। क्या है इस 20 लाख करोड़ रुपए का गणित? ये क्या कैश सहायता है या फिर बैंक कर्ज के रूप में आएगी? कैसा होगा लैंड, लेबर, लिक्विडिटी से संबंधित ये सहायता पैकेज? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या इस सरकारी सहायता के बाद आर्थिक बदहाली से भारत उबर पाएगा? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को यूं चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा मानो जनता पर कोई एहसान किया जा रहा हो, मानो कोई दूसरा देश हमें आड़े वक्त कर्ज दे रहा हो और जता भी रहा हो कि देखो तुम्हारा वजूद हम ही से है। 2020 में 20 लाख करोड़, 2020 में 20 लाख करोड़। प्रधानमंत्री जी, आप जितना भी पैसा कोरोना पैकेज के रूप में बांट रहे, वो दरअसल भारत के नागरिकों का ही पैसा है। उन्हीं का पैसा आप उन्हें दे रहे क्योंकि ये आपका फर्ज है, इसीलिए आपको लोगों ने चुना है। आप बात ऐतिहासिक 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की कर रहे हैं, मगर प्रवासी मजदूरों को ट्रेन में भेजने का किराया चाहिए आपको। लोग आज भी पैदल अपने घर जा रहे हैं। सरकार बसों का इंतजाम नहीं कर पा रही। गरीब कल्याण योजना के तहत पहले सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन क्या प्रवासी मजदूरों के साथ जो हुआ उसको देखकर कहा जा सकता है कि पैसा जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचा? क्या प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा देख के कहा जा सकता है कि सरकार की करनी और कथनी में फर्क साफ दिख रहा? बेरोजगारी चरम पर है। रोजगार की उम्र वाला हर 4 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार है और कोरोना लॉकडाउन ने उसको भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया है। नॉर्मल टाइम लौटने के बाद भी क्या इन लोगों के लिए काम होगा, रोजगार होगा? नहीं तो कैसे भरेंगे ये अपने पेट? मगर सवाल ये उठता है, ये 20 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? दरअसल ये भी एक तरह की जुगाली है। सरकार कह रही कि इस 20 लाख करोड़ में कुछ राशि तो पहले ही अलग अलग स्कीमों के जरिए बांटी जा चुकी है। आप पूछेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि सरकार लॉकडाउन के बाद से सरकार और रिजर्व बैंक करीब करीब 7 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज, स्कीम, योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। इसमें करीब 1.25 लाख करोड़ का कैश ट्रांसफर और अनाज आवंटन है और 15,000 करोड़ के हेल्थ केयर पैकेज भी शामिल है। और मोदी जी के 20 लाख करोड़ रुपए में यह रकम जुड़ी हुई है जो उन्होंने कल ऐलान किया था मंगलवार रात को, लॉकडाउन 4.0 की घोषणा करते हुए। इसके बाद आरबीआई की भी अपनी स्कीमें जो करीब 5 लाख करोड़ की हैं। इनमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को राहत, कंपनियों को लिक्विडिटी की राहत, म्यूचुअल फंड कंपनीज, नाबार्ड, सिडबी को राहत की घोषणा है, जिनमें से कुछ अभी जमीन पर उतरी भी नहीं है। फिर भी अगर प्रधानमंत्री की मानी जाए तो सरकार को 10-12 लाख करोड़ रुपए के नए ऐलान तो करने ही होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये सभी ऐलान एक एक करके करेंगी। गरीब मजदूरों, रेडी खोमची वालों के लिए, फिर एमएसएमईज के लिए, जिसमें 99% तो माइक्रो इंडस्ट्री से ही जुड़े मजदूर हैं। बिल्कुल लघु उद्योग, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटे छोटे यूनिट जिनमें सैकड़ों लोग काम करते हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ रुपए की सहायता देने की बात कही, जो देश की 45 लाख ऐसी यूनिटों को बैंक
और एनबीएफसीज के जरिए कर्ज के रूप में दी जाएंगी और इस रकम की सरकार गारंटी लेगी। कर्ज लेने वाले को कोई कोलैटरल सिक्योरिटी उस पर नहीं आएगी, उसको नहीं देनी होगी। 4 साल में ये कर्ज लौटाने का समय एक रखा गया है और पहले साल प्रिंसिपल यानी मूल लौटाने की छूट होगी। मतलब पहले साल आप नहीं दे सकते हैं मूल, उसके बाद दीजिएगा। इस तरह के कुछ और सहायता पैकेज का भी ऐलान हुआ है। इस तरह से अगले कुछ दिनों तक सरकार एक एक करके कई सेक्टर को लेकर अपने फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान करेगी। लेकिन मैं वापस आना चाहता हूं मोदी जी के नए मंत्र पर, आत्मनिर्भर भारत पर। लेकिन इसके पहले ये जानना क्या जरूरी नहीं कि मोदी जी की एम्बिशियस स्कीम मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आज उसकी बात क्यों नहीं होती? आज दोबारा स्वदेशी या सेल्फ रिलायंस की बात क्यों हो रही है? मेक इन इंडिया का मकसद था चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड की तरह इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। बाहर से कंपनियां आए, यहां माल बनाएं और विदेशों में बेचें। तो क्या फोकस बदल गया है? आत्मनिर्भरता, लोकल वोकल नया जुमला है। इंडिया का माल इंडिया के लिए, ये तो कभी नेहरू का ओरिजिनल सपना था, साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे आत्मनिर्भर बनने का। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने 25 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे मेक इन इंडिया के लिए, जिसमें भारत मैन्युफैक्चरिंग के झंडे गाड़ेगा, आउटपुट तेजी से बढ़ेगा, विदेशी इन्वेस्टमेंट आएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भारत की कुल जीडीपी में 15% का योगदान था। मकसद था कि 2022 तक इस योगदान को बढ़ाकर 25% तक ले जाने का। लेकिन पिछले साल ये गिरकर 14% पर आ गया। यानी मेक इन इंडिया सफल हुआ या फ्लॉप, ये कोई अब बहस का विषय रहा ही नहीं। बाय द वे, चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वहां की कुल जीडीपी में योगदान 29% है। चीन तो बड़ा देश है, हमारी इकोनॉमी से 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी है उसकी अर्थव्यवस्था 5 गुनी बड़ी है। चलिए छोटे देशों की बात कर लेते हैं, जैसे श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया वगैरह। ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत से मीलों आगे हैं। अपनी जीडीपी में उनका, इन देशों का 16% से लेकर 27% तक योगदान है और हम खड़े हैं 14% योगदान पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। बात तो थी 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ रोजगार पैदा करने की। तो अब वक्त आ गया कि देश को बताया जाए कि हम किस हद तक आत्मनिर्भर बने। आज रोजगार की उम्र वाली 1/4 जनता बेकाम बेरोजगार बैठी है। ऐसा नहीं कि रोजगार की समस्या कोरोना की वजह से हुई, वो तो तब भी थी जब आप अपने दूसरे टर्म के लिए वोट मांगने निकले थे। विकास के नाम पर नहीं, बल्कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करके। याद है कैसे गिरते रोजगार से जुड़े डेटा को छुपाया गया ताकि आपकी सरकार से सवाल ना पूछे जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में आपकी गिरती साख पर इसका असर न पड़े। दरअसल छुपाने की, तथ्यों और सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की इंडस्ट्री इन 5-6 सालों में खूब फली फूली। ट्रांसपेरेंसी की इंडस्ट्री पर ताले लग गए। फेक न्यूज में आपका मेक इन इंडिया एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा मोदी जी। इसमें देश आत्मनिर्भर जरूर हुआ इस सेक्टर में। यह आपकी वाकई उपलब्धि रही। इस उपलब्धि को नेहरू, गांधी कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। लेकिन इस बीच तो आपने पब्लिक सेक्टर कंपनियों का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी किया। यानी ऐसी कंपनियों से सरकार ने हाथ खींच लिए, उसे प्राइवेट हाथों में बेच दिया। क्या ऐसे आत्मनिर्भर बनने का इरादा था? और इस बीच भारत में कुछ ऐसा जरूर हुआ जिसमें उसकी आत्मनिर्भरता झलक रही थी, साफ झलक रही थी। कुछ हिंदुत्ववादी लोकल गोरक्षा के नाम पर वोकल हो रहे थे और आए दिन नए लिंचिंग प्रोग्राम मैन्युफैक्चर हो रहे थे। जब आप स्वदेशी पर, लोकल पर जोर दे रहे हैं तो क्या किसी से छुपा है कि समाज
हिंदू मुसलमान की नैरेटिव पर कितना वोकल हो चुका है। बहुसंख्यकवाद लोकल है और लोग उसको लेकर वोकल भी हैं, गर्व कर रहे हैं। कई लोगों को इसमें रोजगार भी मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी ये कहने से नहीं चुके कि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया, मास्क बनाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या ये सही नहीं है कि इन 6 सालों में भारत ने अवसर को आपदा में बदलना भी सीखा? वरना जब बात सबके विकास, सबके साथ और सबका विश्वास जीतने की थी तो देश भर में एंटी सीएए प्रोटेस्ट नहीं होते। बात सबका विश्वास जीतने की थी तो जामिया मिलिया में घुसकर दिल्ली पुलिस ने मासूम बच्चों की पिटाई न की होती, दिल्ली के दंगे न भड़कते जिसमें 50 लोगों की जान जाती। 84 के बाद ऐसा वायलेंस पहली बार उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के दौरान देखा गया। जब भारत सोने की चिड़िया था तो राजा प्रजा के हर सुख दुख का साथी था, लोग खुशहाल थे, समाज बटा नहीं था। आज कोरोना जैसे संक्रमण ने भी समाज में सांप्रदायिक लकीर खींच दी है और गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। वो सड़क पर दम तोड़ रहा, उसकी रोजी छिन चुकी है, मगर आपके मुंह से उनके लिए 2 शब्द भी नहीं निकलते। तो आज का मेरा सवाल मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, क्या जो सहायता राशि दी गई है इससे आर्थिक बदहाली से क्या भारत उबर पाएगा? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।